Now we will study about the chemical properties of metals. Okay. In previous video, you learned about physical properties of metals. Okay. So what are chemical properties? When any metal react with a reagent or a substance, so it will form new substance. Okay. So this is called chemical properties. In your syllabus, metals when react with oxygen, metals when react with water, metals when react with acids, and metals when react with other metals or non-metals. Okay, all these properties are in your syllabus. So first we will discuss about the metals when react with air. Okay, what happens? Chemical properties of metals. Chemical properties of metals. So, first, what happens when metals are burnt in air? Metals air में जब हम burn करते हैं, means when we provide heat in two metals on exposure in air. Okay, so different metals react in different manner. Okay, आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि सारे metals की reactivity air से एक सी ही होगी. पहले तो हम ये समझें कि air से reactivity normal condition में, सपोज हम रस्टिंग की बात कर रहे हैं, ओके, तो उसमें रस्टिंग में मॉइस्चर भी चाहिए, सिर्फ एयर की ऑक्सीजन बस नहीं चाहिए. ठीक है, तो हम यदि यहाँ पर एयर के साथ में बात कर रहे हैं, मीन्स हम सीधे सीधे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन वी बर्न मेटल, सो व्हाट विल हैपन? द मेटल्स when burned in air, so basically they provide metal oxide. Okay, ये क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उनका रेशो ये हो. एक्स और वाई सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. अब इतना परेशान नहीं होंगे आप. वो ऑक्सीजन से रिएक्शन, ये डिपेंड करता है कि मेटल की वैलेंसी कितनी है. ठीक है, वो ऑक्सीजन से किस तरह से कंबाइन करेगा. बट बेसिक स्ट्रक्चर या स्केलेटन जो होता है वो ये है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, सो दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड. क्लियर है? वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे. ठीक है, अब यदि मेटल को, आप मेटल देख लीजिए, आपने सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, इतने सारे मेटल यदि आपको मिल जाते हैं. अभी तो लैब आपको अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज लैब में दिखाते हैं. बाकी मैंने कुछ एक्टिविटीज शूट किए हैं, वो आपको मैं इसमें वीडियो में दे दूंगी आपको. ठीक है, सो जो मेटल्स हैं उनका अपना, यदि हम फ्लेम के ऊपर लेके आते हैं तो अलग अलग मेटल की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है. वो फ्लेम को एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो किसी भी, मतलब ये रिसर्च वगैरह में बहुत काम आता है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक कलर से हम समझ जाते हैं कि ये जो सब्सटेंस मिला हुआ है इसमें ये मेटल प्रेजेंट होगा. ठीक है, माइनिंग के लिए जो वो या कुछ पीस कंपाउंड्स लेके आते हैं तो उसमें चेक करने के लिए एक ये भी सिंपल प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, जिसमें वो ये पता कर लेते हैं कि ये जो पीस लेके आए हैं माइनिंग करके, उसमें कौन कौन से मेटल हो सकते हैं. तो फ्लेम टेस्ट भी लगा सकते हैं उसमें. ओके, तो फ्लेम टेस्ट में सिंपल, आप जैसे ही बर्नर की फ्लेम के पास यदि उस मेटल को लाओगे, ये सपोज हमारा बर्नर है, बर्नर की फ्लेम पे आप जब मेटल को लाओगे तो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम दिखेगी. जैसे कि हमने कॉपर का देखा, तो कॉपर में क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर की दिखेगी ना. ये किसके लिए? कॉपर के लिए ग्रीन कलर की दिखेगी. ओके, सोडियम के केस में येलो दिखेगी. पोटेशियम में ये पर्पल, पहले ऐसा लगेगा जैसे पर्पल है, लेकिन पर्पल से वो रेड में कन्वर्ट होती हुई दिखेगी.
और मैग्नीशियम के लिए तो आप एक्टिविटी में भी देखोगे एकदम मतलब ब्राइट व्हाइट कलर की, डेजलिंग व्हाइट एकदम से, वो अलग से आप देखोगे। अभी जब मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी तो वो कलर दिखता है। तो इसका मतलब है जब ये एयर की प्रेजेंस में तो हम इसे बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके अपना अलग अलग अपीयरेंस होता है, इनकी अपनी अलग अलग फ्लेम टेस्ट भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम मेटल को ऑक्साइड के फॉर्म में देख पा रहे हैं, ठीक है, तो हर एक मेटल की एयर में बर्न करने पर उनकी अपनी रिएक्टिविटी भी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने सोडियम को लिया, ओके, सोडियम व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, व्हेन सोडियम बर्न इन एयर, सो इट विल प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ओके। Mg plus O2 in first chapter you are familiar with this reaction, okay, so MgO बैलेंसिंग आपको सिखाई हुई है, आप बैलेंसिंग करते जाएंगे रिएक्शंस को। बाकी अभी एक बेसिक स्केलेटन पे हम बात करें, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कॉपर, व्हेन वी बर्न कॉपर सो यू विल गेट ब्लैक ऑक्साइड, आपको कार्बन कॉपर के ऊपर एक ब्लैक ऑक्साइड की लेयर दिखेगी, ठीक है। मतलब कुछ मेटल इनकी अपनी अपनी अलग अलग रिएक्टिविटी है। नाइट्रोजन सॉरी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इवन मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ओके, ऑल दीज वेरी विग्रसली रिएक्ट विथ एयर। विग्रसली मतलब तुरंत, एकदम बहुत तेज, बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है इनकी। तो ये तुरंत एयर से रिएक्शन कर लेते हैं, मतलब इनके ऑक्सीजन से रिएक्शन तुरंत हो जाती है, ठीक है। हम बात करें यदि कॉपर की, जिंक की, एल्यूमिनियम की, तो ये जब एयर में हम इनको बर्न करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी इतनी विग्रस नहीं होगी। मैग्नीशियम को फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है सोडियम के कंपैरिजन में, पोटेशियम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जब हम इसे बर्न करते हैं, और मैग्नीशियम रिबन के लिए आपको पहले भी बताया हुआ है, इवन फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि इफ यू वांट टू burn a magnesium ribbon, so first you have to clean its surface. Why it is so? Because the magnesium ribbon on exposed in air, so it will react with the, its surface react with the oxygen and form magnesium oxide, okay। ये रिएक्शन हो जाती है मॉइस्चर में रखे हुए एयर में, इसको एक्सपोज करते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, and magnesium oxide is very passive. Passive means inert, okay, so that ribbon having a coat of magnesium oxide, and this magnesium oxide layer prevents to further burning of magnesium, जो उसके अंदर मैग्नीशियम उसे फिर बर्न नहीं होने देता है, okay। So if you want to burn magnesium ribbon, so first you scrub the surface of the magnesium with the sandpaper or any rough surface, so उसके ऊपर की लेयर अलग होने के बाद आप उसे बर्न करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी सोडियम वगैरह के कंपैरिजन में थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है, वो उसकी रिएक्टिविटी इतनी विग्रस होगी। बट हमने कहा जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब के ये बर्न नहीं होते हैं, ये एयर में बर्न नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वो जो हम बर्नर की फ्लेम है उसमें इतना टेम्परेचर नहीं है, इतनी हीट नहीं होती कि वो इन्हें जला दें। ऐसा नहीं है कि वो कभी जलेंगे नहीं, उनके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनम ये तो बर्न ही नहीं होंगे, मतलब इनके लिए तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम नॉर्मल टेम्परेचर पे या इनके लिए हम अपने लैब में इनको बर्न कर सकें। इवन हम कॉपर नहीं कर सकते, एल्यूमिनियम को बर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो होता है क्या इसमें, कुछ तो होता होगा, वो देख लेते हैं क्या होता है। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के यदि हम बर्निंग लैब में करते हैं तो उसकी सरफेस पर, जिंक की सरफेस पर, जैसे कि इनकी सरफेस पर क्या होगा, एल्यूमिनियम प्लस O2, सो Al2O3, इनके सरफेस पर एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है। जिंक में भी, जिंक व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड,
ओके, सो दिस इज ऑल्सो व्हाइट इन कलर। मतलब उनकी सरफेस पे लेयर आ गई, किसकी? इनकी। मतलब उन्होंने रिएक्शन तो की, इनिशियली बस वो कर रहे हैं, तो प्रिलिमिनरी तौर पे उन्होंने रिएक्शन की और एक सरफेस पे ये लेयर बन गई, बस उसके बाद तो बर्न नहीं होगा। ठीक है, कॉपर, कॉपर रिएक्ट करता है तो ये ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का उस पर डिपोजिशन आ जाता है, तो इस तरह से उनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी में आप देख लीजिए इनके ऑक्साइड्स किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। इनकी अपनी फ्लेम का जो कलर है, फ्लेम का कलर आप कॉपर और मैग्नीशियम में देख पाएंगे। ठीक है, बाकी आप एल्यूमिनियम, जिंक, इनके ऑक्साइड्स देखेंगे, ये व्हाइट कलर के आपको ऑक्साइड्स देखेंगे। ठीक है, आयरन पे कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि आयरन के ऑक्साइड बनाने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये रिएक्टिविटी इनकी ऑक्सीजन के साथ होगी, तो डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंटली विद द एयर। Students, with the help of an activity, I will show you how the different metals burn. Okay, this is magnesium in the form of ribbon. So we call magnesium ribbon. This is copper turning. This metal is pure copper. This is aluminium. This is zinc, zinc granules or zinc pieces, and this is iron. Clear? So we will take first magnesium ribbon. Okay, so magnesium ribbon on combustion, how it react? See, a dazzling flame appears. Okay, and white powder, you clearly seen that white powder. I will collect this white powder in a watch glass. Okay, because and second activity I will use this white powder. Okay, so this is magnesium ka combustion. Okay, see the white powder, magnesium ribbon converted into white. This is magnesium oxide. In first chapter you already learnt about that. On combustion or magnesium ribbon on combustion gives magnesium oxide. Next is copper. Okay, आपने देखा मैग्नीशियम कितनी जल्दी जलने लगा था और डेजलिंग फ्लेम के साथ में. दिस इज कॉपर. ओके, सो कॉपर ऑन हीटिंग it turns black. Okay, in presence of oxygen, see the black color of copper. Okay, you clearly seen copper on combustion or on burning, it turns into black color. This is copper oxide. Black color substance is copper oxide. Okay, now next we will take aluminium. Okay, this is aluminium. आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम बहुत जल्दी नहीं बर्न हो रहा है. ओके, ये आपने देखा एल्यूमिनियम का अपीयरेंस. दिस इज एल्यूमिनियम. ओके, सो एल्यूमिनियम डज नॉट बर्न, इट रिमेन्स सेम, बट one changes is appear, that is its surface having white color layer. ओके, ये सिल्वरी वाइट था बट इट सरफेस इज, देखिए आप इसकी सरफेस ये थोड़ी सी वाइट हो गई है. ओके, क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत पैसिव है, बहुत इनर्ट है, तो वो फर्दर एल्यूमिनियम को रिएक्ट नहीं करने दे रहा है. क्लियर है? नेक्स्ट जिंक. दिस इज जिंक पीस. ओके, see the burner provides less amount of heat which is required by the zinc. so zinc ने भी रिएक्ट नहीं किया है, वो भी आप देखिए वाइट हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पर जिंक ऑक्साइड बन गया है. ओके, सो ये भी जिंक ऑक्साइड है. सी दिस इज जिंक ऑक्साइड. Okay, copper oxide black in color,
aluminum oxide white in color, and zinc oxide is also white in color. Next is iron. This is iron nail, and on heating, Bunsen burner not provide enough heat to burn. Okay, so only magnesium is burned completely and form मैग्नीशियम ऑक्साइड. मतलब ये बुनसन बर्नर की जो अपन बर्नर यूज कर रहे हैं, इसकी फ्लेम इतनी हीट नहीं प्रोवाइड कर पाती है कि कंप्लीटली कंबशन हो जाए मेटल का. कुछ का तो हो गया, जैसे सोडियम पीस अभी अवेलेबल नहीं है, सोडियम पीस भी पूरा ही उसमें जल जाता है. ठीक है, और ये आयरन, आप देखिए आयरन में भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मैग्नीशियम रिबन बस जल रहा है. क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट मेटल्स burn in different manner. It's depend on its their properties. So हर एक मेटल की अपनी बर्निंग की प्रॉपर्टी होती है. सोडियम एंड पोटेशियम इतने विग्रसली रिएक्ट करते हैं कि दे कैचेस फायर. वो आग लग जाए. To prevent the fire extent, so we will store the sodium and potassium are stored in kerosene oil. Okay, so they immersed in kerosene. So by this way their contact with air is prohibited. उनका एयर से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, केरोसिन में हमने से इमर्स करके रखा हुआ है. लिथियम इज ऑल्सो रिएक्ट विग्रसली, बट वी कांट immersed lithium in kerosene. Why? Because it is lighter, so it float on the surface of the kerosene. How we keep lithium? So by coating the wax, थिक लेयर ऑफ वैक्स लिथियम के ऊपर कोट कर दी जाती है. ओके, जिससे वो प्रोटेक्ट रहता है, एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है. ओके, तो बाय रैपिंग विथ वैक्स सोडियम इज आल्सो स्टोर्ड. नेक्स्ट, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड at ordinary temperature react with air and form a passive or inert layer of oxide on surface. मतलब हम इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इनके ऊपर ले आ रहे हैं, तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अभी आपको एक्टिविटी में भी दिखाया मैंने कि उनके ऊपर व्हाइट लेयर आ रही है. ओके, सो वन मोर, इससे कुछ फायदे भी हैं. एनोडाइजिंग, यू एनोडाइजिंग. क्या है ये एनोडाइजिंग? We know the aluminium react with oxygen and form a layer, passive layer, inert layer of aluminium oxide, okay, on the surface of it. इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं. सपोज हम एक थिक लेयर बनाना चाहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम की सरफेस पे, सो वी विल यूज एनोडाइजिंग. एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस इन विच aluminium article taken as anode, okay, and a cell is constructed, that is electrolytic cell, and by passing the current the oxygen liberated at anode and react with aluminium and form aluminium oxide. Clear है? ये कंटेनर है, इसमें हमने बैटरी लगाई हुई है. सपोज ये प्योर एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम आर्टिकल है. ओके, हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है. ये इलेक्ट्रोड कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमें सर्किट कंप्लीट करना है. ओके, सो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट हियर एनोड. ओके, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड हियर and combined with the aluminium, so it will form aluminium oxide. This process is called एनोडाइजिंग. ओके, करंट पास करके हम एल्यूमिनियम की ऑक्साइड. तो आप ये कहेंगे कि करंट पास करने की जरूरत क्या है? इसीलिए क्योंकि यदि हम उसे एटमॉस्फेयर में एल्यूमिनियम पीस को ऐसे छोड़ देते हैं तो उसमें थिन लेयर आती है. थिन लेयर आती है. हमें यदि मान लो कहीं ऐसा हमारे पास आर्टिकल है एल्यूमिनियम का जिससे हम मोटी एक बहुत थिक लेयर हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उसके ऊपर लगानी है, तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलिटिकली उसे कराएंगे. ठीक है, इस मेथड से हम उसे उसके ऊपर एक लेयर बना देंगे, तो वो क्या कहलाता है? एनोडाइजिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग. ओके, उससे क्या होगा, वो एक मोटी जो लेयर है
उसके अंदर का एल्यूमिनियम प्रोटेक्टेड रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो कोरोजन नहीं होगा उसमें, तो हम इस तरह से उसे बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आयरन। आयरन रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। आयरन में यदि आप आयरन की रॉड लेंगे और उसे गर्म करेंगे तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो करेगा नहीं, थोड़ा हाई करोगे तो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे वो रिएक्ट करेगा। लेकिन एक सोल्यूशन है आपके पास, आप यदि आयरन फिलिंग को लेके स्प्रिंकल करोगे बर्नर के ऊपर तो वो रिएक्ट करेगा, वो आयरन ऑक्साइड बना देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस बड़े पीस को यदि पाउडर फॉर्म में, पाउडर तो नहीं मतलब उसके बहुत फिलिंग बोलते हैं अपन उसको, बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना। बड़े पीस को छोटे छोटे पीस में तोड़ने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, छोटा पार्टिकल जल्दी रिएक्ट करने लगेगा। क्लियर है? तो रिएक्टिविटी उसकी फिर भी बढ़ जाएगी, बट हाई टेम्परेचर पे ही ये बर्न होगा। फिर गोल्ड, Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम, Ag सिल्वर। ओके, सो ये तो हाई टेम्परेचर पे भी हम इन्हें बर्न नहीं कर पाते हैं, मतलब ये बहुत 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 ज्यादा स्टेबल है, या उल्टा बोले ये बहुत बहुत कम रिएक्टिव है। क्लियर है? सो रिएक्टिविटी हम ये देख सकते हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव, they are moderately reactive with the air, and these are least reactive with the air. Okay, clear हुआ? बट हम ये सिर्फ एयर से रिएक्शन करा के हम रिएक्टिविटी में कंपैरिजन फाइनल नहीं कह सकते हैं। सिर्फ यही ग्राउंड है उनकी रिएक्टिविटी चेक करने का। अभी हमें उसकी वाटर से भी रिएक्टिविटी चेक करना है, उसकी एसिड से भी रिएक्टिविटी चेक करना है, और दूसरे मेटल से भी रिएक्टिविटी कंपेयर करना है। ओके, सो सिर्फ ये हमारे पास ग्राउंड नहीं था उनकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करने का। क्लियर है? मेटल प्लस ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। Metal plus oxygen they form oxide. Okay, so condition is applied on the basis of metal, because different metal react with oxygen in different manner. Okay, so nature of metal oxide. One more comparison I want to discuss with you, that is non-metal when react with oxygen. So they also form oxides. Okay, in your NCERT book, this topic, in this topic, non-metal reactivity of non-metal with oxygen is not covered. So, but I want to discuss about that also. Okay, suppose sulfur react with oxygen, it will form sulfur dioxide. Okay, carbon react with oxygen, it will form carbon dioxide. Okay, nitrogen react with oxygen, it will form different type of oxide, N2O5, N2O, NO2, etc. बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रोजन के. Okay, so ultimately these are the non-metals. Okay, non-metals react with oxygen and they also form oxide. Clear? But in your syllabus, nature of metal oxide. Okay, but we will also discuss about the nature of non-metal oxides. है ना? Okay. Nature of metal oxides when react when dissolved in water. Okay, when metal oxide dissolved in water, so they will form MOH, metal hydroxide. ठीक है, जब हम मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा. मेन कंपोनेंट क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड. एंड हाइड्रोक्साइड्स जिनमें भी होगा वो बेसिक नेचर होते हैं. बाय दिस वे वी कंक्लूड दैट द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ओके, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. So those metal oxides which dissolve in water, they are called alkali. जरूरी नहीं है कि सारे ही मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व हो. कॉपर ऑक्साइड नहीं होता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं होता, जिंक ऑक्साइड नहीं डिसॉल्व होगा वाटर में. ओके, सो सम मेटल ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व. सपोज सोडियम ऑक्साइड की हम बात करें, सोडियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर.
very fairly dissolve in water. Okay, Na2O plus H2O. Okay, so ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या है, बेस है. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है. इसे पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो ये ऑलरेडी पानी में डिसॉल्व है ये, तो ये अल्कली भी कहलाएगा. ओके, सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ओके, ये बेसिक होते हैं. क्लियर है. नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होंगे. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज SO2, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड. व्हेन डिसॉल्व इट इन वाटर, सो इट विल प्रोड्यूस H2SO3, sulfurous acid. This is sulfurous acid. CO2 plus H2O. This is carbonic acid. H2CO3, carbonic acid. Okay, सोडा में, सोडा क्या होता है, सोडा में, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड तो डिसॉल्व की जाती है, मतलब इसमें कार्बनिक एसिड होता है. क्लियर है. तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं. तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक. They are acidic in nature. Okay, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर. क्लियर है. सो कैसे हम चेक करेंगे इन्हें, सिंपल. आप एक नॉन मेटल का ऑक्साइड लीजिए, उसे वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए. एक मेटल का ऑक्साइड लीजिए, उसे वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए. और डिसॉल्व करने के बाद आप लिटमस से देख लीजिएगा. आपके पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू. सो you can clearly compare the nature of metal oxide and non-metal oxide and in activity. Okay, I will show by an activity. But remember one thing, some metal oxides are fairly are springly dissolved. Okay, मतलब बहुत अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं. जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बहुत अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता है, बट पूरा है. अब एक्टिविटी में देखेंगे, मेटल ऑक्साइड को मैंने पानी में डिसॉल्व किया, बहुत अच्छे से नहीं डिसॉल्व हुआ है, बट वो अपना बेसिक नेचर दिखा है. कैसे, आई एग्जामिन विद द हेल्प ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस बोथ. ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड solution of aqueous solution is water based solution. Okay, so aqueous solution of magnesium oxide turn red litmus to blue. This shows that their nature is basic. Okay, and non-metal oxide, in case of non-metal oxide, I have taken aqueous solution of sulfur dioxide, SO2. Okay, मैंने सल्फर पाउडर लिया, उसे गर्म किया, उसके वेपर्स को, जो गैस निकल रही थी SO2, उसको कलेक्ट किया एंड डिसॉल्व इट इन वाटर. एंड आफ्टर दैट आई एनालाइज विद द हेल्प ऑफ litmus paper. Okay, so blue litmus paper turn red. This shows the acidic nature of non-metal oxides. Okay, let's see activity. With the help of this activity, we learn about the metal oxides and non-metal oxides, how they behave. Okay, so metal oxide means magnesium oxide. Okay, this is magnesium oxide. This is sulfur powder. Okay, so on combustion or on heating, sulfur powder क्या देता है, पहले हम ये देखते हैं. In the presence of oxygen, the sulfur powder, we collect the vapor of sulfur. Okay, we collect the vapor of sulfur. ये सल्फर था, सल्फर के हमने वेपर्स इसमें कलेक्ट कर लिए. ओके, so sulfur is non-metal and on heating in the presence of air it produces sulfur dioxide. Okay, sulfur dioxide, and after that we mix the water in okay. So this is sulfur dioxide dissolved in water. Magnesium oxide dissolved in water and sulfur dioxide is also dissolved in water. Okay, after we will check the nature of these two oxides. Okay, this is litmus paper blue. Okay, and this is red litmus paper. Blue litmus and red litmus. Okay, see the difference of color. ये
आप देखिए रेड है और ये ब्लू लिटमस है. Now we will check the nature of these oxides. Okay, so if metal, we already study in first chapter, that is metal oxides are in second chapter, sorry, acid base and salts में, है ना. तो metal oxides are basic in nature. So with the help of litmus, we will check the nature of these solutions. Okay, this is blue litmus and we put into this solution. Okay, this is metal oxide solution. And second, this blue litmus strip dipped in this solution. This is sulfur dioxide or non-metal oxide solution. Okay, see, the change of color shows that this solution is acidic in nature. Why? Because acids turn blue litmus to red. Okay, and blue litmus remains blue. It means this is basic in nature, because bases do not change the color of blue litmus. Okay, now with the help of red litmus, this is red litmus strip, we put here and it converted into blue. देखिए आप ये ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है. इट शोज दैट द मेटल ऑक्साइड सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. Okay, so base turns red litmus to blue. Okay, and when we put red litmus paper in this solution, okay, this solution, so it does not change its color. It means finally we conclude that non-metal oxides are acidic in nature and metal oxides are basic in nature. And this is pH strip. Clear? So when we put pH strip in this, so you clearly check the pH of that solution. See, this is resemble to 10. It means this solution is basic in nature. Okay, and for this solution, this is non-metal oxide solution. So when we put pH paper in it, so it shows the acidic. This shows the acidic nature of non-metal oxide. Clear? So with the help of pH paper, we also check whether it is acid, how it is acidic or how much it is basic. Okay, so litmus paper shows only acidic and basic nature, but pH paper shows the magnitude or strength of acid or base. Clear? Some metal oxides are metal oxides are amphoteric nature. Amphoteric nature. A substance which shows acidic and basic property both. These are called amphoteric substance. Okay. So some metal oxides act as amphoteric substance. Okay. Why? Because they react with acid as well as base. For example, Al2O3, aluminum oxide, zinc oxide, these are amphoteric oxides. Okay, example. So when aluminum oxide react with HCl, it will form AlCl3 plus water. If any substance form salt and water with acid, it means this shows a basic character. एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाया तो डेफिनेटली बेसिक होगा. क्यों? क्योंकि बेस ही तो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं. ओके, सो दिस शोज द इन दिस रिएक्शन दिस इज बेसिक. सेकंड, इफ वी टेक NaOH, so it will produce NaAlO2. This is sodium O2. This is sodium aluminate. क्या ये? Sodium aluminate. This is the salt of aluminium. Okay. So here this is sodium hydroxide base. When any substance react with base and form salt plus water, this shows their acidic character. Okay. So in this reaction, this behavior is acidic. Okay. So aluminum oxide act as amphoteric because it acts as acid as well as base. So these are the amphoteric oxides.
Second property of metals is reaction with water. With water. Different metals react with water differently. Okay, like some metals react with cold water only. Some are react with hot water, and some neither cold water nor hot water, but they react only with steam. Okay, and few metals are not even in any condition. They are not react with water at all. Okay, so first with cold water. Okay, sodium, potassium, and calcium. They all react with cold water. Okay, H2O cold. Okay, gives sodium hydroxide plus hydrogen plus energy. Okay, energy. And potassium is also react in same manner, and it will form potassium hydroxide plus hydrogen gas plus energy. Okay, this is gas. अब वर्ड एरो से हम गैस को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर, it will form calcium hydroxide plus hydrogen gas. Okay, all these metals react with cold water. Okay, ये cold water से react कर रहा है and form hydroxide hydrogen gas. But these two metals produces energy. It means this reaction, these both the reactions are exothermic. Okay, so they will produce heat. Such heat is sufficient for the combustion of hydrogen. Okay, so when we mix sodium or potassium in cold water, they catches fire. एक्चुअल में सोडियम पोटेशियम नहीं फायर जलता है, ये जो हाइड्रोजन है रिलीज हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल गैस. ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी इट बर्न्स. Clear? So by this way, but in case of calcium react with cold water but not in, means ये तो दोनों बहुत violently react कर रहे थे, but calcium उतना violent reaction नहीं करेगा. Okay, बल्कि after some time, and it is not such exothermic reaction. means calcium जब water से reaction करेगा cold water से, तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस अमाउंट की नहीं है कि हाइड्रोजन के कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. क्लियर है? तो उतनी हीट तो नहीं वहां प्रोड्यूस हो रही है. क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट, कैल्शियम कुछ समय बाद फ्लोट करने लगता है कोल्ड वाटर में. क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस पर हाइड्रोजन के बबल्स स्टिक हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उन बबल्स के कारण लाइटर हो जाता है और वो फ्लोट करने लगता है सरफेस पे. ओके, सो ऑल दीज मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. सो कैल्शियम इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ओके, नेक्स्ट मैग्नीशियम. इफ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर. कोल्ड वाटर से तो अनअफेक्टेड रहेगा एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस. ओके, हॉट वाटर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज हाइड्रोजन गैस. क्लियर हुआ? ये मैग्नीशियम का है. बट सम ऑफ द मेटल्स नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, neither react with cold water nor hot water. So what they are zinc, iron, copper. Okay, zinc, iron and copper not react with cold or hot water. So how they react? They react with iron. They react with steam. Okay, so H2O here I will write steam. Okay, and they produces their oxides. Okay, Fe2O3 along with hydrogen gas. Same for zinc. Zinc is also react with steam
and produces zinc oxide plus hydrogen. Clear? And aluminium. Aluminium is also react with steam and form Al2O3 plus hydrogen. Okay. In all the cases, you have clearly seen hydrogen gas will be evolved. But these metals produces oxides, but previous written elements form hydroxides. Gold, platinum and silver, they do not react with water in any condition. Okay? Gold, silver and platinum. Okay? They are not react with water at any condition. ओके किसी भी कंडीशन में ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे. ओके सो सबसे पहले तो अपन ये समझ ले पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे. सोडियम और पोटेशियम की बहुत विगरस रिएक्शन होगी, इतनी विगरस और इतनी एक्सोथर्मिक है कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो जलने लगती है. कैल्शियम से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वो नहीं जलेगी क्योंकि वो रिएक्शन उतनी वायलेंटली नहीं हो रही है या उतनी एक्सोथर्मिक नहीं है या उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है कि वो उस हाइड्रोजन को जला सके. ठीक. बट कैल्शियम के सरफेस पर और मैग्नीशियम की भी सरफेस पर हाइड्रोजन जो इवॉल्व हो रही है वो उसके बबल्स स्टिक हो जाते हैं जिस वजह से वो लाइटर हो जाएगी और फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर. तो फ्लोटिंग मेटल में आप क्या नोट करेंगे? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. क्लियर? अब मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से तो रिएक्ट नहीं करेगा. फॉर दिस पर्पस वी हैव टू प्रोवाइड हॉट वाटर. क्लियर है? तो हॉट वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट हम कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम उन्हें स्टीम से रिएक्शन करा के देखें. ओके सो स्टीम से रिएक्शन कराने के लिए हम एक सेटअप लगा सकते हैं. सिंपल, लैब अवेलेबल नहीं है इसलिए आप ऐसे समझ लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है. इस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉर्क के हेल्प से एक डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है. उस डिलीवरी ट्यूब को हमने उसका आउटलेट कहीं एक वाटर से एक हमारा टब भरा हुआ है, उसमें वुडन स्टैंड रखा हुआ है. यहाँ पर उसमें एक होल होता है, यहाँ होल से पाइप अंदर भेज रहे हैं. इसके ऊपर एक ग्लास जार हमने वाटर से फिल कर रखा है. इन्वर्टेड ग्लास जार है, गैस जार है जिसे हमने इन्वर्टेड रखा हुआ है. इसमें क्या है? वाटर है. ध्यान रखिए इन्वर्टेड है और ये उसका हिस्सा पूरा डिप रहना चाहिए. ओके ये वाटर है. हियर हमने कॉटन को पानी से सोक कर रखा है क्योंकि हमें यहाँ पर वाटर नहीं, हमें स्टीम चाहिए है. तो वो यदि हमने वाटर यहाँ रखा तो जो ये मेटल का हमने वायर या कुछ भी मेटल का लिया हुआ है वो उससे गीला हो जाएगा, है ना. तो हम क्या चाह रहे हैं कि स्टीम पास करे इस पे. तो डेफिनेटली यदि हम इसको टिल्टेड कर रहे हैं तो वाटर इससे इसके पास जाएगा तो वो हॉट वाटर से रिएक्शन होने लगेगी, जबकि रिएक्शन करते नहीं है. हम उन मेटल की बात करें, हम यहाँ क्या ले सकते हैं? एल्यूमिनियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, आयरन का वायर ले सकते हैं. ओके अब हमने यहाँ से इसे बर्नर प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड की. ठीक है. इस वूल से या कॉटन जो भी है जिसमें हमने वाटर सोक कर रखा है वो गर्म होगा, डेफिनेटली उससे स्टीम बनेगी. स्टीम आगे पास होगी, इस मेटल से रिएक्शन करेगी तो ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास होगी और वो धीरे धीरे बबल आउट होगी और वाटर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करके ऊपर कलेक्ट होती जाएगी. ये वाटर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेगी और यहाँ वो कलेक्ट होती जाएगी. तो अब वो रिलीज्ड गैस हाइड्रोजन है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे? कई बार आपको एक्सपेरिमेंट बता चुकी हूँ, मैं एक्टिविटी समझा चुकी हूँ कि हम इस जार को धीरे से, जब ये पूरा नीचे चला जाएगा उससे निकालिए, आप सीधा करिए और एक कैंडल उसके पास बर्निंग कैंडल लेके आइए, पॉप के साउंड के साथ जलेगी.
या मैच स्टिक लाके करिए तो वो बॉब के साउंड के साथ जलेगा, इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस ही था। ठीक है, और फिर लास्ट था कि कुछ मेटल्स वाटर से किसी भी कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेड। ओके, सो फाइनली रिएक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीक्वेंस ऑफ मेटल्स विद वाटर क्या होगा हमारे पास निकल के जो आ रहा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, iron, copper. This is the reactivity series. Okay, so decreasing order of reactivity means सबसे ज्यादा reactive potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, copper. Copper के बाद आप लिख दीजिए gold, silver, lead. Okay, so this is the reactivity of metals with water.